सार्वजनिक जीवन में आए उससे पहले तो मैं अपना मीडिया का काम करता था और मीडिया के माध्यम से जुड़ा रहा हूँ लोगों से, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से हो चाहे अखबार के माध्यम से हो। लेकिन एक्टिव राजनीति में मैं नहीं था, सक्रिय नहीं था। और जब मैं सांसद बना तो उसके बाद फिर मुझे एक्टिव होने का मौका मिला और मैंने पहले 1-1.5 साल अपना सीखने में लगाया है, चाहे स्टेट के अंदर घूम के समझ के लोगों की दिक्कतें समझने की कोशिश की है, संसदीय क्षेत्र के अंदर काम करने की कोशिश की है। सांसद बनने के बाद मैंने पहला जो संसदीय क्षेत्र अडॉप्ट किया वो अम्बाला था, मेरा घर है तो अम्बाला ही होगा जाहिर से तौर पर। लेकिन मुझे पूरे हरियाणा में भी घूमने का मौका मिला विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा, जनसंवाद हो, चाहे हमने जो परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया, अब विकसित भारत यात्रा के अंदर। तो मेरी प्राथमिकता तो ये थी कि भी पहले मैं लोगों को समझ सकूं, लोगों की क्या विषय हैं उनको समझ सकूं और सीखूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारा सारा जीवन सीखने में ही लग जाता है और जीवन के अंतिम दिन तक हम सीखते हैं। तो ये एक मौका मिला है तो इसलिए मैं सीख के समझ के अपनी बात रखना चाहता हूँ। मुझे जब मैं सांसद बना तो हम 22 सांसद बने थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथा है बुलाते हैं नए सांसदों को घर पे, तो उन्होंने भी बुलाया था और उन्होंने उस चर्चा में एक बात कही जो मेरे जहन में रह गई, जो मेरे मतलब एक इम्प्रेशन छोड़ गई दिमाग में। मैंने कहा कि जब हम लोग कार्यकर्ता थे तो सोचते थे कि हम एमएलए एमपी बनेंगे तो हम लोगों के लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कुछ चुनिंदा और लकी लोगों को ही मिलती है पदवी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने की। और बहुत अफसोस की बात है कि लोग जब बन जाते हैं तो भूल जाते हैं लोगों को, या फिर जिन लोगों की वजह से वहाँ पहुँचे हैं। तो ये सबसे पॉलिटिक्स में अगर आप आए हैं तो आपको ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि आप किस लिए आए हैं और आपका दायित्व क्या है। तो वो बात मैंने बहुत सीरियसली ली और मैंने फिर अपनी शुरुआत की एक सीरियस पार्लियामेंटेरियन की तरह। मैं अब तक 116 सवाल पूछ चुका हूँ पार्लियामेंट में, जो कि सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं पिछले 1 साल और कुछ महीने में। मुझे मौका मिला माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा जो वाइस चेयरमैन राज्यसभा का बनने का, इस और पीठासीन होने का, सदन का संचालन करने का, सदन चलाने का। अच्छा। तो ये भी अपने में एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बात थी कि मुझे इस लायक समझा हमारे चेयरमैन ने और उपराष्ट्रपति जी ने कि मैं सदन का संचालन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ था। अमूमन तो ये 3 या 4 बार के सांसद को ये संज्ञा मिलती है। तो इसमें भी मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ कि मैं सीरियसली काम कर रहा था तो मुझे सीखने का मौका भी मिला। और क्योंकि हंसते हंसते जो हमारे हरियाणा के एमपीज़ थे उन्होंने तो ये भी कहा कि हरियाणा के हो तो इतना तो करो कि हमें बोलने का मौका एक्स्ट्रा दो, तो 3 मिनट की जगह 10-10 मिनट बुलवा लिया उनसे। तो अच्छा एक अनुभव रहा। बाकी मैं एक सीरियस पार्लियामेंटेरियन की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ। मेरी तकरीबन 90 से 95% अटेंडेंस है और मैक्सिमम डिबेट्स में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, अपना पक्ष रखता हूँ, अपने राज्य का पक्ष रखता हूँ, अपने लोगों का पक्ष रखता हूँ, देश हित के पक्ष रखता हूँ, चाहे वो कोई भी विषय हो। तो यही सोच लेकर आगे बढ़ रहा हूँ राजनीति के अंदर और कोशिश है। जैसे आपने अम्बाला संसदीय क्षेत्र गोद लिया है जी, तो यहाँ आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं आप? देखिए, अम्बाला की ये प्राथमिकताएं सबसे ज़्यादा तो है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को ज़रूर मिलें। क्षेत्र के लिए मैं चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार की जितनी भी कल्याणकारी नीतियां हैं, राज्य सरकार की भी बहुत सारी हैं, दोनों का फल और लाभ पूरी तरह से पूर्ण तरीके से अम्बाला वासियों को मिल सके। और अभी हाल ही में मुझे दिशा कमेटी का भी चेयरमैन नियुक्त किया गया है और 3 तारीख को पहली दिशा कमेटी की मीटिंग है। तकरीबन ऐसे 40 कार्यक्रम हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं, उनका कितना काम हुआ है, कितना इम्प्लीमेंटेशन हुई है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, क्षतिपूर्ति हो,
जितनी भी केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, वो भी उस माध्यम से अब संभव हो पाए। बल्कि अम्बाला के अलावा यमुनानगर और पंचकूला में भी यही मीटिंगें होंगी और सारे अधिकारीगण आएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी समस्याएं हो सकें उनका समाधान साथ साथ निकल सके, और जिनके ऊपर ऑलरेडी आदेश हो चुके हैं वो काम हुआ कि नहीं हुआ उसकी समीक्षा की जाए। जैसे युवाओं को रोजगार दिलवाने की बात आपने कही कि हुनर मिलना चाहिए जी, तो इसके लिए क्या प्रयत्न आपकी तरफ से कीजिए? देखिए इसमें कई लेवल पे काम चल रहा है। एक तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम युवाओं की जो प्रॉब्लम है रोज़गार की, वो सिर्फ अम्बाला की नहीं है, वो पूरे प्रदेश की है, पूरे देश की है। और हर व्यक्ति डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ये संभव नहीं है। लेकिन हर आदमी को रोज़गार का हक है और रोज़गार मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार ने 3-4 बहुत ही अच्छी नीतियाँ शुरू की हैं, जिसका ग्राउंड पे अम्बाला में फ़ायदा मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, जहाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर ऑल्टरनेटिव स्किलिंग की बात की गई है। यानी कि चाहे उसमें इलेक्ट्रिकल हो, मेल नर्सिंग स्टाफ हो, हॉस्पिटैलिटी का स्टाफ हो, ऐसे 90 जॉब रोल्स तकरीबन भारत सरकार ने डिफ़ाइन किए हैं। कैशियर हो, इनकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय मिल सके। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी कई प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिनमें से अभी पहले बैच में 2000 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो ओवरसीज़ इनको नौकरी में प्लेसमेंट सरकार द्वारा दिलाई जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनके द्वारा आप लोगों को सिर्फ स्किलिंग और एजुकेशन नहीं देंगे, बट एम्प्लॉयमेंट भी दिलाने का काम कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक जो पिताजी का IMT का एक सपना था, उसके लिए भी पूरी तरह से प्रयासरत हूँ कि वो जल्द ही शुरू होए अम्बाला में। अगर वो आज से 10 साल पहले शुरू हुआ होता तो अम्बाला की शक्ल बहुत अलग होती। कम से कम 10 से 20 हज़ार नौकरियाँ होती यहाँ पर, एक पूरा इकोसिस्टम आता उसके साथ। पर चलिए, प्रयास है। गीता का यही उपदेश है, आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। जब उचित होगा तब ज़रूर होगा। तस्वीर बदली। ये मेरा ये मानना है कि अम्बाला की जनता को ये इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि अम्बाला का भविष्य बहुत उज्जवल है, और 24 से भविष्य और बदलेगा अम्बाला का। अम्बाला के लोगों का हक भी बनता है, और जिस तरीके से अम्बाला शहर, एक टाइम था जब कैंट वाले कहते थे कि अम्बाला शहर के विकास को देखो, अब शहर वाले कहते हैं कि अम्बाला कैंट के विकास को देखो। तो मैं चाहता हूं कि दोनों का ही विकास वैसा हो जैसा दोनों ने अपने स्वर्ण पीरियड में, गोल्डन एरा में देखा है, और अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, और लोगों को वही मिलेगा जो वो चाहते हैं। सर, आप राज्यसभा में जो भी सवाल पूछते हैं उनके जो लिखित जवाब हैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, इसके पीछे क्या रहता है? देखिए, मैं सोशल मीडिया पे अपना सांसद बनने से पहले नहीं था, और जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, और लोगों तक अपनी जानकारी उनको देने का, उनसे जानकारी लेने का, और मैं काफ़ी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पर। तो उसी तहत मैंने सोचा कि क्यों ना जितने भी सवाल सरकार से पूछे जाएँ, वो सारे के सारे सवाल एज़ इट इज़ जो जवाब आता है उसको सोशल मीडिया पे डाल देना चाहिए, क्योंकि लोगों को भी अधिकार है जानने का कि हमारे सांसद संसद में करते क्या हैं, और अगर वो सवाल पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, और सरकार जवाब देती है तो क्या जवाब देती है, चाहे वो विषय हरियाणा के हों, अम्बाला के हों या देश के हों। आप निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन MP हैं, लेकिन उसके बावजूद हर मंच से कहीं ना कहीं मोदी की और मनोहर लाल खट्टर की तारीफ जरूर करते हैं। देखिए, मैं निर्दलीय हूँ, बिल्कुल सही बात है, मैं निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा काम करे तो उसकी निंदा करनी चाहिए, या सिर्फ क्योंकि आप अपोजिशन में हो या आप किसी पार्टी में नहीं हो तो आप निंदा करिए। मैं इस सोच का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, और मैं मानता हूँ कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा काम देश के लिए और प्रदेश के लिए, लोगों के लिए हो रहा है। और वहीं पे अगर कोई बुरा काम होगा तो उसके भी आवाज़ उठाई जाएगी, सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। ये JJP दुष्यंत चौटाला की और गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी
दोनों एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, शामिल हो गए एनडीए जी। क्या जनचेतना पार्टी भी देर सवेर एनडीए का हिस्सा? मैं आपको भी इस बात की जानकारी दे दूं कि शेड्यूल 10th के हिसाब से मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, और मैं किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट के तौर पर। आप सुन लीजिए सर बात। हाँ। ना मैं जनचेतना का मेंबर बन सकता हूँ, ना मैं बीजेपी का बन सकता हूँ। तो जो भी आप विषय जनचेतना के बारे में रखना चाहते हैं, पंडित विनोद शर्मा जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं सुप्रीमो, उनसे ज़रूर पूछिएगा, वो आपको जरूर इसकी जानकारी। आपने जो है मैंने कहा पूरी इबारत पहले आपको बता दूं ना, ताकि आपका फॉलो ऑन क्वेश्चन का जवाब पहले ही आ जाए आपके पास। सर, जो लोकसभा आपने कई बार बीइंग रेटर कवर की, जब आप बीइंग मेंबर गए पहली बार, तो क्या एक्सपीरियंस है, क्या महसूस किया? बहुत अलग अनुभव है। एज ए जर्नलिस्ट हम अपने काम के प्रति संवेदनशील होते हैं और हम फोकस करते हैं अपने काम पे, जो करना चाहिए। और एज ए पर्सन इन पब्लिक लाइफ आपको हर चीज़ में लोगों को अपने ध्यान में रख के करना पड़ता है काम, और आप अपने टाइम टेबल पे नहीं होते हैं, आप लोगों के टाइम टेबल पे होते हैं। ये सबसे बड़ी डिफरेंस है। जब आप अपना काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, तो आपकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, अपना टाइम टेबल होता है। जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं तो फिर आपका टाइम टेबल नहीं है, आप लोगों के टाइम टेबल पे चलते हैं। आपने जर्नलिस्ट और मीडिया को लेकर भी कई सवाल पूछे थे और कई जवाब भी मांगे थे सुविधाओं को लेकर। बिल्कुल, जैसे कि अभी सरकार ने, देखिए एक तो बहुत मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अच्छी बात है कि सरकार ने लगभग ऐसे 2000 कानून बदलने का काम किया है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि हमें गुलामी की मानसिकता से आज़ादी प्राप्त करनी चाहिए, तो उनका मतलब क्या है? ऑपोजिशन वाले बोलते हैं, दूसरी पार्टी वाले बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। ये कानून बनाए गए थे गोरों द्वारा, गोरों के लिए, ताकि वो हमारे पे राज कर सकें। आपको मैं 3 उदाहरण देता हूँ। नोटरी एक्ट, जो जन विश्वास बिल के तहत अभी अबॉलिश किया गया है। हमारे ही देश में ऐसा कानून था कि हम किसी भी सिटीज़न के ऊपर, किसी भी नागरिक के ऊपर भरोसा नहीं करती सरकार। अगर कमलप्रीत सब्बरवाल कहेंगे कि मैं कमलप्रीत सब्बरवाल हूँ, तो सरकार इस बात का यकीन नहीं करेगी। ये कानून था हमारे देश में। जब तक एक गेजेटेड ऑफिसर आकर मुहर नहीं लगाएगा ये कमलप्रीत सब्बरवाल है, तब तक ये कमलप्रीत सब्बरवाल नहीं है। ये क्या कानून बना भैया? ये तो गोरों ने कानून बनाया था हमारे को दबाने के लिए, हमारे पे राज करने के लिए। एक उसका एक उदाहरण का उल्लेख कर रहा हूँ। इसी तरीके से और भी, जैसे जो ठगरी एक्ट बना, या एक कानून आईपीसी और जो भी सीआरपीसी में चेंज हुए हैं, जहाँ पर ये माना गया था ब्रिटिशर द्वारा कि भाई ये वो क्रिमिनल में ये ट्राइब्स हैं कि इनके बच्चे भी क्रिमिनल होंगे, उनके बच्चे भी क्रिमिनल होंगे। जी, ये हमारे कानून का सीआरपीसी आईपीसी का एविडेंस एक्ट का पार्ट था। तो ऐसी विचारधारा जो इससे उत्पन्न हो रही हो, ऐसे कानून जो इससे उत्पन्न हो रहे हो, उनको बदलने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, ज़रूरी था। अब जो हमारा कानून बना है वो भारतीयों द्वारा बना है, भारत के लिए बना है। कार्तिक जी, आप पत्रकार हैं और मैं एक आखिरी बात भी कर लूँ। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बिल जो आया, सॉरी क्योंकि हमारा विषय है, हाँ। उसने एक बहुत ही आसान कर दिया कि बहुत सारे यहाँ पर अखबार के पब्लिशर्स भी हैं, उसने एक बहुत आसान कर दिया काम कि आपको अब दर दर नहीं जाना पड़ेगा अपना टाइटल क्लियर कराने के लिए। 60 दिन के अंदर अगर आपको डीसी जवाब नहीं देता टाइटल क्लियरेंस के लिए, तो आपका टाइटल क्लियर हो गया। उसके बाद जो छोटी मोटी अनियमितताओं के चलते हुए जेल का प्रावधान था, वो भी ब्रिटिश राज के चलते लोगों को दबाने का जो एक कुचलने का एक तरीका था, उन सब कानूनों को ख़त्म करने का काम किया सरकार ने। सर, जो आप पत्रकार भी हैं, क्योंकि एक एक्रेडिटेड रिपोर्टर्स को रेलवे में एक सुविधा एक्रेडिटेशन के नाम पर वही मिलती थी, वो भी जो है वो पीछे से सरकार ने बंद कर रखी है, तो आप आवाज़ उठाएंगे उसको लेकर? बिल्कुल, ज़रूर। जो भी मेरी कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा, मैं उनकी आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। वो तो इसलिए बंद की थी कि वो जब कोरोना आया था उसके बाद, लेकिन अब तो इतना पैसा आ रहा है तो उसका हिसाब ही नहीं है। नहीं, देखिए मैं कई कमेटियों में हूँ। अभी मैं फाइनेंस कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी में था। निर्मला सीतारमन जी और दोनों मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। हम रिव्यू कर रहे थे पिछले हफ्ते ही। तो आपको जानकर इस बात का अचंभा होगा कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, CPSC जिन्हें कहा जाता है, वो इस साल उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 40% से आउट परफॉर्म किया है।
यानी कि सारी सरकारी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, उसमें रेलवेज भी है, उसमें बाकी कंपनियां भी हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि बेसिकली वहाँ पर उनकी मानसिकता बदल दी गई है कि आपको भी प्राइवेट से कम्पीट करना है, प्राइवेट कंपनी की तरह सोचिए और परफॉर्म करिए। परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको भी बंद कर दिया जाएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। नहीं तो पहले ये सोच होती थी कि सरकारी कंपनियां तो घाटे डालने के लिए ही होती हैं, कभी वो प्रॉफिट में जा ही नहीं सकती हैं। कार्तिक जी, मेरे छोटे छोटे 5 सवाल हैं जी। आपसे। इकट्ठे जब सबने थोड़ा थोड़ा टाइम ले लिया तो 5 मिनट। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के गया है, इलेक्ट होके गया है या नॉमिनेट होके गया है, उसकी ड्यूटियाँ बनती हैं, जवाबदेही बढ़ती है। और आप नेशनल लेवल पे अलग अलग इशू उठा रहे हैं, जिसमें एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो। मैं आपको सुनता रहता हूँ, पार्लियामेंट में मैंने आपको बड़ा डीपली सुना। मैं हरियाणा की जेलों को लेके आपसे एक बड़ी डीपली बात करता हूँ, क्योंकि मैं सफरर रहा हूँ जी। हरियाणा की जेलों में जो अंदर बंदी हैं, जेल का मतलब होता है कि उसने क्राइम कर दिया है, जबकि कानून कहता है कि उसको इनोसेंट ट्रीट किया जाए, टिल प्रूवन गिल्ट। बिल्कुल ठीक। लेकिन जेल में आप ये होम मिनिस्टर तक बात जरूर पहुंचाएं, लिखें कि हरियाणा की जेलों में बाथरूम के दरवाजे भी नहीं हैं। और सुप्रीम जेल जो है, जेल की 4 दीवारी का अपने आप को मालिक मानता है। प्रिजनर के साथ मैन हैंडलिंग भी होती है, 3rd डिग्री भी होती है, उनको अंग्रेजों से भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। टॉयलेट की हालत ऐसी है कि 3-3 दिन पानी, बिजली नहीं होती वहाँ, और जो टॉयलेट के लिए यूज होता पानी है वो इंसान यूज कर रहा है, उसको पीना पड़ता है मजबूरी। और मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ इस मामले में। और पैरोल को लेके, पैरोल आ जाती है, उसके अंदर इतनी कंडीशंस बना दी कि उसको जमानती चाहिए। एक आदमी 10 साल से जेल में बैठा है, वो कहाँ से लाएगा जमानती? मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। मैंने अभी पार्लियामेंट में जब ये 3 संहिताएं बिल आए हैं, मैंने इस का उल्लेख किया था और इन पे काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी पार्लियामेंट में। मैंने बात भी की थी, अंडर ट्रायल्स की बात की थी। देखिए, ये मल्टीपल लेवल पे इस पे फेलियर है। और आपको जान के खुशी होगी कि आपने 4 विषय अभी इस बात में उठाए, इनमें से 3 का समाधान हो चुका है। जो नया एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी और आईपीसी आया है, इसके अंदर जो 3 साल से लेकर 7 साल की सज़ा है, उसमें 3 साल के बाद बंदे को रिहा किया जा सकता है। इनकी सारी गाइडलाइंस बना दी गई हैं। कौन से ऑफेंस के लिए जमानती, कितना जमानत देनी जा सकती है, कौन अपने आप जमानत दे सकता है, इन सब की क्लासिफिकेशन की गई है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो अधिकतम तौर पे जो बात आप सही कह रहे हैं, उनका 90% का समाधान हो चुका है। रही बात जेल के संचालन की, तो सबसे बड़ी त्रुटि तो जेल के अंदर ये आती है मेरे हिसाब से कि आबादी बनी है, मानिए 1000 लोगों की, और वहाँ आपने भर दिए 5000 लोग या 4000 लोग, तो ऑटोमेटिकली व्यवस्था फेल होएगी, सिस्टम फेल होगा। उसका कारण है कि जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है और उसमें इतना बैकलॉग है कि 70% आबादी तो अंडर ट्रायल्स की है। जो बात आपने कही कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, तो ये जो संहिताएं आई हैं, इनका उद्देश्य यही है कि आने वाले 4-5 साल के अंदर जो बैकलॉग है 70 लाख केसेस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर और जो बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर है, उन सबको ठीक कर दिया जाए। आप बताइए, आज की डेट में एवरेज हाई कोर्ट के अंदर एक केस डिसाइड करने में 6 से 8 साल लगते हैं। 6 से 8 साल, 40 दिन में तो चांद पे पहुंच गए थे, चंद्रयान पे जा दिया था। तो आज की व्यवस्था के हिसाब से हमारे को भी बदलाव ज़रूरी है और ये कानून भी ज़रूरी है। अब ये विडंबना थी कि ये कानून जब बन रहा था, और इतिहास में जाएगा जब भारत ने अपना कानून दोबारा बनाया, गोरों द्वारा कानून नहीं बनाया, तो उसमें विपक्ष नदारत था ही नहीं, और हिस्सा भी नहीं लिया उन्होंने, जबकि उनको लेना चाहिए था इसके अंदर। तो आपकी बात का जवाब देते हुए मैं कहूँगा कि जो सेंट्रल लेवल पे है, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है और जो इंफ्रास्ट्रक्चरली और मैक्रो तरीके से चेंज करने की, वो तो हो रहा है। जो माइक्रोस की बात है मैनेजमेंट की, मैं आपकी बात ज़रूर जेल मंत्री जी तक पहुंचाने का भी काम करूंगा और ये आवाज़ भी उठाऊंगा। एड ऑन करता हूं, आप अम्बाड़ा से पार्लियामेंट जी से चुने हुए हो, राज्यसभा से जी। आप एक बार सरप्राइज विजिट करो जी सेंट्रल जेल में। जी। जो बंदी या कैदी जेलों में हवालात में बंद हैं, जेल की कमरों में, रात को कोई भी जानवर कंफर्टेबल उनके तक पहुंच सकता है, सांप भी, बिच्छू भी। मैं आपसे सहमत हूँ, सहमत बिल्कुल नहीं हूँ।
और एक बात इसीलिए मैं दोबारा से सेफ्टी के लिए मैं रेपिटेशन की कॉस्ट पे दोबारा से ये बात बोल रहा हूँ कि जो ब्रिटिशर्स का माइंडसेट था वो प्यूनिटिव था कि हमें पनिश करना है। जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो रेफॉर्मेटिव है, हमें रिफॉर्म करना है। मान लीजिए कोई अगर समाज के अंदर कोई गलत काम करता है तो उसको कानून पनिश करेगा। पनिशमेंट का मतलब ये है कि मार नहीं देगा, भाई उसको सुधार के वापस मुख्य धारा में लाने का काम करेगा, रिफॉर्म करेगा। और यही उचित है, ये होना भी चाहिए। और लेकिन ये अमूलचूल परिवर्तन सिर्फ एक चीज़ से नहीं आ जाएगा, इसमें समाज का भी हिस्सा चाहिए, सोसाइटी का भी चाहिए, व्यवस्था भी ऐसी बनानी है जिस व्यवस्था से आपको बदलाव आ सके। और वो सरकार ने किया है काम। एक जनसंख्या नियंत्रण बिल जी और समान आचार संहिता, नागरिक आचार संहिता, जी, इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? देखिए, जनसंख्या एक विषय तो है, बहुत गंभीर विषय है। आज हम दुनिया के सबसे बड़ा देश है और हम चाइना से भी आगे निकल गए हैं, तो हमें उस पर चिंता तो करना चाहिए। क्या रूप स्वरूप में करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या बिल आता है पार्लियामेंट में, वो तो पार्लियामेंट में बिल देखने के बाद ही उसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है। बिफोर उससे कमेंट करना उचित नहीं। मेरा कहना मतलब है कि आप उसके पक्ष में है, नियंत्रण होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए कि नहीं बिल्कुल होनी होनी चाहिए। मैं भी पक्ष में, आप भी हैं? आपने जी जी बिल्कुल। आप लीगली निर्दलीय सांसद हो, डेमोक्रेसी को लेकर कल यदि विपक्ष कोई लड़ाई लड़ता है डेमोक्रेसी बचाने के लिए, तो क्या आप उसके साथ खड़े होंगे? कौन सा विपक्ष? जो भी है देश का। नहीं, तो मैं आप सारी पार्टियों की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन हो सकता है। इंडिया गठबंधन जो अभी चुनाव लड़ा था 5 राज्यों में, कहाँ था गठबंधन? एग्जिस्ट तो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, Exist पर कर रहा कहाँ था? धरातल पे कहाँ था? लोगों के इशू भी ले रहा है वो। नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ था धरातल पे? मिलके लड़े चुनाव, गठबंधन के तौर पे लड़े थे। तो खैर उनका विधानसभा में इकट्ठे नहीं थे, वो लोकसभा 12। बस आपने जवाब दे दिया मेरी बात का। ये तो कन्वीनियंस का अलायंस है। हम विधानसभा में नहीं है साथ में, हम लोकसभा में होंगे साथ में, हम मीटिंग करते हैं, हम गठबंधन बनाएंगे लेकिन अलग लड़ेंगे। प्रधानमंत्री कौन होगा इसका कोई फैसला नहीं है, हमारी नीति क्या होगी इसका कोई फैसला नहीं है। हम हैं सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, यही उद्देश्य है, या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री ना बनने के लिए उद्देश्य है। तो ये मैं आपसे भी क्योंकि पत्रकार भी तो एक व्यक्ति होता है, उनकी भी एक अपनी विचारधारा होती है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसलिए वोट देना चाहिए एक पार्टी को क्योंकि वो देश पे बदलाव लाए, लोगों के लिए काम करें, इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो किसी को बदल दें? इसलिए भी देना चाहिए कि डेमोक्रेसी बची रहे। बिल्कुल, इसलिए भी देना चाहिए। अभी डेमोक्रेसी खतरे में कैसे है सर? लग रहा है लोगों को। ठीक है, वो बिल्कुल उनके पास एक लोकतंत्र में अधिकार है कि अपनी बात सक्षम तौर से रखें और फिर लोग फैसला करेंगे कि भी डेमोक्रेसी खतरे में है कि नहीं है। जब पेटी खुलती है तो फैसला निकल आता है उसका। ठीक बात है। कार्तिक जी, राहुल गांधी एक बार फिर वो भी तो लोग ही हैं जो वोट कर रहे हैं, वो किसी और ग्रह से तो आए नहीं। खैर एक बात है, बहुत जल्दी आप काफी एक्सपर्ट हो गए। नहीं सर, एक्सपर्ट बहुत थोड़े समय में ये बताइए। कार्तिक जी, राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा करने वाले हैं जी। क्या लगता है, क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मैं किसी पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी वैसे करना पसंद नहीं करता हूँ। आंतरिक मामले होते हैं पार्टियों के, हर पार्टी को अधिकार है अपनी बात रखने का और अपने तरीके से अपनी बात रखने का, और वो उनका लोकतंत्रिक अधिकार है, वो रखें अपनी बात करें। लेकिन जो भी बात रखते हैं जनता नहीं विश्वास करती उनकी बात का। चुनावों में तो यही लगता है, जो परिणाम आए चुनावों के अभी तक, उससे तो यही लगता है शायद वो उतना विश्वास नहीं बना पाए लोगों के प्रति के साथ जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी बना चुके हैं। ठीक है जी, आई जाएगी और कोई सही होगा तो उसकी प्रशंसा भी होगी। अगर शहर के अंदर कुछ प्रोजेक्ट रुके हुए हैं या कुछ प्रोजेक्टों में ऐसा आभास आया है कि ये काम इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, अल्टीमेटली तो हम लोगों की जवाबदेही है, हमारी लोगों की जवाबदेही है और लोगों के प्रति हमारा फ़र्ज़ बनता है, हर एक आदमी का, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका यही रोल ही है, दायित्व ये बनता है सर। तो आपके आने से दबाव तो अम्बाला की राजनीति बना है कुछ लोगों के ऊपर। जी, अच्छा है,
ये आप बताएं। कल नहीं देखिए, दबाव की बात तो दबाव जरूरी है, कि लोकतंत्र निरंकुशता नहीं आती जी, लोकतंत्र हमारी डेमोक्रेसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फोर फादर्स ने बनाया था ना जी, वो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बनाया था। हाँ, चेक एंड बैलेंस। वो इसीलिए बनाया था कि किसी के ऊपर कोई चेक करता है, किसी के ऊपर कोई चेक करता है, कहीं न्यायपालिका है, कहीं ब्यूरोक्रेसी है, और उन सब के ऊपर चुने हुए लोग, अभी तक चेक और नहीं उनको भी था। चेक किया करते हैं। चेक अब शुरू हुआ ना, चेक। वैसे चलो जी। गुरु जी ने बस बात जी। कही है ना, एक मिनट कमल जी, जो गुरु जी ने बात कही है ना, ये कोई इसलिए नहीं कि आज आप हमारे मुख्य अतिथि हैं, आपकी जी। बटरिंग की जा रही है जी। ये ग्राउंड, वैसे मैं बड़ा हम चाटुकारिता जितने यहाँ लोग बैठे हैं, यहाँ है ही नहीं ऐसे भी कोई चाटुकारिता का जानकारी रखता हो। जी। हम तो धारदार हैं जी। वो कहना हमारे नरेंद्र भाटिया का और साहब का, वो अखबार नहीं जिसमें धार नहीं। ठीक बात। तो इशू ये है कि जब से आप एक्टिव हो जी। और जब से माता जी यहाँ के मेयर बने हैं, तब से यहाँ कम से कम जब से आप एक्टिव हैं